Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the bacterial cell structure. So this is the part 2 and we are starting from the cytoplasmic membrane, or you can say plasma membrane. Okay. तो सिंपली जो हमारे पास ये होती है जस्ट इनसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, जो हमारे पास सेल वॉल हमने पिछली वीडियो में, या आप कह सकते हो कि पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल बैक्टीरिया की, तो उसकी जैसे ये हमारे पास सेल वॉल है बैक्टीरिया की, तो उसके बाद हमारे पास क्या आती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आती है, जो कि कंपोज होती है फॉस्फोलिपिड से और सिमिलर इन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस टू दैट इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो हमने यूकैरियोटिक सेल्स पढ़े थे अपने जो फर्स्ट चैप्टर में, हमने यूकैरियोटिक सेल्स देखे थे, जैसे ह्यूमन का सेल है, जैसे कि फंजाई का सेल है, तो ये जो सेल्स हैं इनकी जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है सेम एज जो है वो हमें बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है माइक्रोस्कोप में। दे आर केमिकली जो है वो सिमिलर हैं, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड से, हमारी भी फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसकी फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकली तो सिमिलर है, बट यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन कंटेन द स्टीरॉल्स, यानी कि जो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर इजाफी क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टीरॉल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। एक ऐसा प्रोकैरियोट्स है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल में हमें स्टीरॉल्स देखने को मिलते हैं, वो हमारे पास होता है माइकोप्लाज्मा। ओके, दिस इज़ द बैक्टीरिया। ओके तो अब यहाँ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के थ्री जो है आपको 1 2 3 4 फंक्शन दिए हुए। इट्स वेरी सिंपल कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है मॉलिक्यूल्स की, एनर्जी जनरेट का काम करता है, सिंथेसिस करता है ज़रूरी चीज़ें जो सेल वॉल के लिए चाहिए, और सिक्रीशन ऑफ द एंजाइम और टॉक्सिन्स वगैरह यहाँ पर होता है। तो ये हमने देख लिया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब इसके जो है वो हमारे पास रीजन है, 2 डिस्टिंक्ट रीजन है, जैसे कि एक हमारे पास मैट्रिक्स रीजन होता है, दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोइड या फिर डीएनए वाला रीजन होता है। जो डीएनए वाला रीजन है जाहिर सी बात है वहाँ न्यूक्लियोइड होगा, ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पर किसका, बैक्टीरिया का। और बाकी जो मैट्रिक्स वाला है जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा राइबोसोम्स, न्यूट्रिएंट्स, ग्रेनुल्स देखने को मिलेंगे, मेटाबोलाइट्स एंड इसके अलावा प्लाज्मिड वगैरह यहाँ होगा। ओके तो राइबोसोम्स आप लोगों ने देखा था कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे पास क्या काम करते हैं, साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, और जो बैक्टीरिया है उसके अंदर 70s जो है वो हमें देखने को मिलता है साइज में राइबोसोम्स। जो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो वो 50s एंड 38 सब यूनिट्स बनते हैं। तो बैक्टीरिया का अगर 70s बन रहा है तो उसके जो अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक 50 और एक 30 देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का क्या होता है, 80s होता है, जिसको हम अगर ब्रेक डाउन करें तो 60s और 40s देखने को मिलेगा। ओके तो बस यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है। ओके तो न्यूक्लियोइड हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है साइटोप्लाज्म में जहाँ पर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंगल देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम वाइब्रो कॉलेरा जो एक हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको देखने को मिलेगा 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बोरीला बर्गडोफेरी जो क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल सर्कुलर और लीनियर प्लाज्मिड देखने को मिलेंगे। तो ये आप अगर चाहें तो याद करें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो कम से कम यहाँ पर 130 जीन्स वाला बैक्टीरिया होता है, और लार्जेस्ट आपको जो है 11,600 जीन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर हम में जो है वो क्या जीन्स की क्वांटिटी होती है, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 25,000 जीन्स देखने को मिलती हैं। ओके अगर हम देखें यहाँ पर कि जो न्यूक्लियोइड होता है वो कंटेन करता है नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियस, नो माइटोटिक जो स्पिंडल्स होते हैं वो भी नहीं होते, ना ही हिस्टोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, बैक्टीरियल जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें। ओके तो बैक्टीरियल डीएनए हैज़ नो इंटरेंस, जिसे हमने पढ़ा था 11 क्लास में, 11 और फर्स्ट ईयर और इंटर के अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारे पास डीएनए होता है उसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सट्रॉन्स पार्ट होता है। तो बैक्टीरियल जो डीएनए होता है उसके पास कोई इंटरॉन्स नहीं होते, यानी कि इसके पास नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस मौजूद नहीं होती, सारी की सारी कोडिंग हुई हुई होती हैं। वियर एज ए यूकैरियोटिक डीएनए, यानी कि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे पास इंटरॉन्स भी होते हैं और एक्सट्रॉन्स भी होते हैं। ये हमने बात फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी थी।
ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। इस लाइन को आपने हिफ्स कर लेना है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है जो कि रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द, कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ओके, इंडिपेंडेंटली जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है जो प्लाज्मिड होता है और यूजुअली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ये क्या है? हमारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है एक फीचर है, कंपोनेंट है बैक्टीरिया का। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। जी, तो यहाँ पर प्लाज्मिड को जो है वो अच्छे से डिटेल में बयान किया गया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो प्लाज्मिड होता है वो बोथ दोनों में होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के पास होता है। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लाज्मिड कैन एक्सिस्ट इन वन सेल। अगर एक सेल के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मिड देखने को मिलते हैं, वन जो है यहाँ पर ट्रांसमिसिबल है, द अनदर इज़ अ नॉन ट्रांसमिसिबल। जो ट्रांसमिसिबल होता है ये क्या होता है? कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम सेल टू सेल बाय द कंजुगेशन। मैंने आप लोग को बताया था कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मैंने कंपोनेंट बताए थे उसके अंदर एक था सेक्स पैलेस, तो मैंने वहाँ बताया था कि कंजुगेशन जो है वो इस कंपोनेंट के थ्रू होती है। तो ये जो इस कंपोनेंट के थ्रू ये क्या प्लाज्मिड को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है जी। और ये क्या होते हैं? लार्ज नंबर में होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 to 100 मिलियन है। ये चाहो तो याद कर सकते हो। दे कंटेन अबाउट अ डजन जीन, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जीन्स होती हैं सेक्स पाइलस एंड फॉर द इंजाइम रिक्वायर फॉर ट्रांसफ़र। ये क्या करता है? ये जो हमारे पास ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड होता है ये हमारे पास इसको भी फॉर्म करता है, और इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर एंजाइम जो रिक्वायर होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए भी उसको भी सिंथेसाइज करता है। ये यूजुअली प्रेजेंट क्या होते हैं? बहुत कम तादाद में मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द फ्यू कितने होते हैं? 1 to 3 कॉपीज़ पर सेल। एक सेल के अंदर 1 to 3 कॉपीज़ होंगी। होते लार्ज हैं, ठीक है, साइज़ में लार्ज होते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 1 to 3 कॉपीज़। लेकिन अगर हम नॉन ट्रांसमिसिबल की बात करें तो ये हमारे पास 10 to 60 कॉपीज़ होती है पर सेल के लिहाज से, और ये बहुत सारे होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, और इसके अलावा डू नॉट कंटेन द ट्रांसफ़र जीन। अब नॉन ट्रांसमिसिबल जो होते हैं इसके पास कोई जो है वो जीन नहीं होती जो ट्रांसफ़र कर सके। अब आप लोग देख सकते हो कि नॉन ट्रांसमिसिबल ट्रांसमिसिबल का फंक्शन आप लोगों ने देखा कि ये हमारे पास क्या है? कंजुगेशन में हेल्प कर रहा है और एंजाइम वगैरह बना रहा है। लेकिन जो नॉन ट्रांसमिसिबल है वो ये सारी जो आप लोग को पॉइंट्स दिख रहे हैं, तकरीबन 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये सारे काम जो है वो किसके हैं? नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड के हैं, ठीक है। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। वन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है तो इसका मतलब कि अगर वो डिजीज़ कॉज करता है तो वो अगर हम उसके डिजीज़ के बदले में कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो उससे बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्ट नहीं होता, उसको कोई असर ही नहीं होता। तो एक तो प्लाज्मिड का जो है वो बेनिफिशियल है फॉर दी बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा है कि अगर जिस बैक्टीरिया के पास नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड मौजूद है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं होता। सेकेंड है हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स है। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक्सोटॉक्सिन कहाँ से आते हैं? कौन से प्लाज्मिड के अंदर जीन्स होती हैं एक्सोटॉक्सिन की? एक्सोटॉक्सिन की जो जीन्स होती है वो नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड के पास मौजूद होती हैं, ठीक है। तो यही किसी भी बैक्टीरिया को एक्सोटॉक्सिन प्रोवाइड करता है प्लाज्मिड, ठीक है। अप्लाई की फॉर्मेशन भी यही करता है रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल। हैवी मेटल्स अगर हम देते हैं कभी कभी बैक्टीरिया को हार्म करने के लिए, तो जब हम देते हैं हैवी मेटल्स वगैरह तो उससे भी जो है वो रेजिस्टेंट बन जाता है कौन? बैक्टीरिया थ्रो विद, या और हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड, ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट से भी रेजिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है बैक्टीरियोसिंस। अब ये बैक्टीरियोसिंस क्या है? बैक्टीरियोसिंस असल में ही टॉक्सिक है, ठीक है, टॉक्सिक प्रोटीन है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? एक बैक्टीरिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है दूसरे बैक्टीरिया के लिए, ओके। एक बैक्टीरिया को दूसरा बैक्टीरिया नहीं पसंद कि वो वहाँ ग्रोथ करे, तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस तो कर देते हैं, लेकिन बैक्टीरियोसिन टॉक्सिन के चाहे मैंने बताया तो टॉक्सिन तो है, लेकिन किस तरह से है ये हमें हमारी जो बैक्टीरिया सेल होता है जैसे कि एक बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया दूसरे बैक्टीरिया के लिए, अब प्रोड्यूस कर दिया तो दूसरे बैक्टीरिया क्या असर होगा? उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिग्रेड्स होना शुरू हो जाएगी, पोर बन जाएंगे, जिससे उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होगा। उसका जो डीएनए मटेरियल है उसको भी क्या कर देगा? डिग्रेशन कर देगा वहाँ पर। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोसिंस की यहाँ पर लिखी हुई है कि कोलेसिंस जो है वो इकोलाई में बनता है, स्यूडोमोनास के अंदर आप लोग को पायोजिन्स देखने को मिलेगा, और बाकी लाइसोटेफिन्स जो है वो एसोरियस बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं
लास्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी कि मे बी यूज़फुल इन ट्रीटिंग इन्फेक्शंस कॉज बाय द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, यानी कि हम भी यूज़ करते हैं अगर किसी बैक्टीरिया को मारना हो तो हम बैक्टीरियोसेंस दे के उस बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए भी हम एज अ यूज़ कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोसन्स। अब ये ट्रांसपोसन्स क्या चीज़ होती है? ये असल में जंपिंग जीन्स होती हैं। अब ये पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है? कोई पूछे तो आप लोग बता दें कि ये हमारे पास पीस ऑफ डीएनए होता है डेट मूव रेडियली फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, मूव करते हैं बिटवीन द डीएनएस ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि ये ट्रांसपोसन एज अ पीस ऑफ द डीएनए होते हैं और ये जंपिंग जीन्स कहलाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस एंजाइम होते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि ड्रग्स से भी रेजिस्टेंस कर देते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया के पास ट्रांसपोसन्स हैं तो वो ख़ुद का डिफेंस करेगा। कैसे डिफेंड करेगा? कोई भी अगर हमने एंटीबॉडी खाई है तो वो इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस एंजाइम मौजूद होते हैं। तो वो फाइट कर जाएगा उस एंटीबायोटिक से और उसे कोई फ़र्क ही नहीं होगा और हम बीमार रहेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी ट्रांसपोसेंस की जो है वो टाइप्स वगैरह यहाँ पर दी गई हैं, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिलेगी कि यहाँ पर क्या होता है, कंजुगेशन का प्रोसेस होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीना ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर प्राइमरी बाय द कंजुगेशंस। ये हमने अभी पढ़ा, प्लाज्मिड जो ट्रांसफ़र हो रहा था, वो भी प्लाज्मिड भी हमारे पास क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना रहा है। एक तो इस तरह से आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट ट्रांसफर इज मेडिएटेड प्राइमरी बाय द प्लाज्मिड, बट सम ट्रांसपोसेंस, कुछ ट्रांसपोसेंस भी ऐसे होते हैं जो कंजुगेटिव ट्रांसपोसेंस होते हैं, जो कि कैपेबल होते हैं ट्रांसफर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एज वेल। यानी कि जो प्लाज्मिड हमारे पास काम कर रहा था कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले एक बैक्टीरिया है, उसके पास प्लाज्मिड है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो वो बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड की कॉपी करेगा और उसको दूसरे बैक्टीरिया को दे देगा, और फिर इस तरह दोनों बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे। ये हमारे पास सिस्टम है प्लाज्मिड का। लेकिन अगर हम ट्रांसपोसेंस की बात करें तो ट्रांसपोसेंस के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना सकता है। अगर एक बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक के, तो वो दूसरे वाले को बना सकता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द जीन थ्रू कंजुगेटिव ट्रांसपोसेंस, यानी कि सेक्स पायलस के थ्रू ये ट्रांसपोसेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ओके, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जी, तो अब हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा कैप्सूल। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल से बाहर जो स्ट्रक्चर हैं, अब उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, सेल वॉल थी ना, सबसे आउटर पे सेल वॉल हमें देखने को मिलेगी। अब उस सेल वॉल के जो आउटर है ना, उन स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कैप्सूल है। आप लोग फेमिलियर होंगे व्हाट इज़ अ कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, हमारे पास जेलेटिनियस लेयर होती है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है और इसका काम क्या होता है कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देना। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है द शुगर कंपोज द पॉलीसेकेराइड फ्रॉम वन स्पीशी ऑफ द बैक्टीरिया टू अनदर फ्रीक्वेंटली डिटरमाइन द सीरोलॉजिकल टाइप। अब जो है ये हमारे पास जो सीरोलॉजिक टाइप्स होती है ना, सीरोलॉजिक टाइप मतलब एक टेस्ट है। ये एक ऐसे टेस्ट होते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया है तो अगर वो बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो उस कैप्सूल को देखते हुए हम जो है वो टेस्ट से पता लगाएंगे कि ये बैक्टीरिया कौन सा है और इसके लिए कौन सी ड्रग्स जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। ओके, तो यहाँ पर कैप्सूल बस आप इतना ही देख लो और बाकी यहाँ लिखा है लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द फैगोसाइट टू इंगल्फ द बैक्टीरिया, यानी कि जो हमारे फैगोसाइट्स होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया। सो अगर किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होगी तो वो जो है वो हम हमारे जो डिफेंस सिस्टम के जो फैगोसाइट्स हैं वो उसकी एबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि बैक्टीरिया को कोई फ़र्क ही नहीं होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, हो जाएगा कि उसको वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर उसके पास कैप्सूल मौजूद है। सेकेंडली हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि भाई ये वाला बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी में है, उसके खिलाफ जो है हम ड्रग्स बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पर बस बाकी इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके जी, तो अब यहाँ पर आपको एक 4th नंबर पर पॉइंट देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कैप्सूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है किसमें, कि अडेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू द ह्यूमन टिश्यू विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनिशियल स्टेप इन कॉजिंग इन्फेक्शन। यानी कि अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, ह्यूमन जो टिश्यूज़ हैं उस पर जाके अटैच होगा, पहले अटैच होगा। तो ये जो अटैचमेंट है ना, ये हमारे पास इनिशियल स्टेप होता है कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने का। तो जब बैक्टीरिया हमारी
ह्यूमन टिश्यूज़ के साथ अच्छे से चिपक जाएगा तो ही इन्फेक्शन जो है वो कॉज होगा। तो ये बैक्टीरियल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छा वेपन है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होती है वो अच्छे से ह्यूमन टिश्यूज़ के साथ अटैच हो जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करने में कामयाब होते हैं। ओके नाउ अब हमारे पास है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्ग वेब लाइक अपेंडेजेस होते हैं डैट मूव द बैक्टीरिया को मूव करवाने में हेल्प करते हैं टूवर्ड्स कि कहाँ पर मूव करेगा, जहाँ पर उसकी न्यूट्रिशन होगी, जहाँ उसको खाना मिलेगा। तो जब अगर कोई बैक्टीरिया यहाँ है, अगर उसका फूड पार्टिकल यहाँ है तो उसको मूव करने के लिए मूव करना होगा। तो मूव करने के लिए उसको जो उसका जो कंपोनेंट है वो कौन होगा, वो होगा फ्लैजिला। फ्लैजिला के थ्रू वो जो है मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस, यानी कि बैक्टीरिया मूव करें अपनी न्यूट्रिशन लेने के लिए। और किसी भी फूड पार्टिकल क्या है, केमिकल होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, तो उस सब्सटेंस की को देखते हुए बैक्टीरिया की मूवमेंट, ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है कीमोटैक्सिस। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने कीमोटैक्सिस के थ्रू मूवमेंट करता है ये बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर मोनोट्राइकस और जो पेरिट्राइकस वगैरह बैक्टीरिया होते हैं उसको डिफ़ाइन किया गया है, आपने ये इंटर में भी पढ़ लिया है। बाकी ये जो है वो इतना ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंपली बातें हैं जी। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना कि फ्लैजिला आर मेडिकली इंपॉर्टेंट फॉर टू रीज़न्स को देखते हुए मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो इकोलाई और जो प्रोटियस होता है ये हमारे पास कॉमन कॉज होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, यानी कि ये यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है ना हमारा, वहाँ पर इन्फेक्शन कौन कॉज करवाता है, ये हमारे पास इकोलाई और प्रोटियस करवाता है। लेकिन फ्लैजिला से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया पैथोजेनेसिस बाय प्रोपेलिंग द बैक्टीरिया ऑफ द यूरेथ्रा, यानी कि कॉमनली ये बैक्टीरिया कहाँ मौजूद होते हैं, इकोलाई और जो प्रोटियस होता है ये कहाँ होते हैं, ये ब्लैडर में मौजूद होते हैं। ओके, तो ये जो ब्लैडर में अगर मौजूद हैं तो ये फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करते हुए अप मूव करेंगे। ब्लैडर जो है, ब्लैडर से अप मूव करते हुए ये जाएंगे यूरेथ्रा तक। देन वहाँ पर यूरेथ्रा से आगे जाके ये यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। ठीक है, अगर कॉमनली ब्लैडर में है तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करते हुए ऊपर जाएंगे और क्या कॉज करवा देंगे, हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करवा देंगे। ओके, ये फ्लैजिला के थ्रू इन्होंने इन्फेक्शन कॉज किया है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि साल्मोनेला है, आर आइडेंटिफाइड इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एंटीजन अगेंस्ट द फ्लैजिलर प्रोटीन। अब ये फ्लैजिलर प्रोटीन के अगेंस्ट एक प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिलती है। किसके ऊपर? साल्मोनेला जो स्पीशी है उसके पास एक स्पेसिफिक एंटीजन होती है, एंटीजन मौजूद होती है अगेंस्ट फ्लैजिलर प्रोटीन। तो उसको देखते हुए हम बता देंगे कि ये साल्मोनेला है। ये टेस्ट होते हैं, या आप आगे जाके पढ़ोगे। ओके नाउ प्लाई हमारे पास क्या होता है, हेयर लाइक एक हमारे पास देखने को मिलेगा फिलामेंट होता है जो कि सेल सरफेस पर मौजूद होता है। ये स्ट्रेट होता है, फ्लैजिला से ज़्यादा स्ट्रेटर होता है। ठीक है, और इसका सब यूनिट्स ऑफ पाइलिन। अब ये किससे मिलकर बना होता है? पाइलिन से। जिस तरह से फ्लैजिला था, फ्लैजिलन प्रोटीन से था, इसी तरह प्लाई जो है वो पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये प्रोटीन होते हैं, अरेंज होते हैं हेलिकल स्ट्रैंड में, और ये कहाँ होते हैं? दे आर फाउंड मेनली, यानी कि ज़्यादातर, मेनली मतलब ज़्यादातर कहाँ पर मौजूद होते हैं? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। तो ये हमने देख लिया। और इसके क्या है, टू इम्पॉर्टेंट्स यहाँ पर रोल लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ अटैच ऑफ बैक्टीरिया टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस, यानी कि ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्पेसिफिक साइट पर या स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाके अटैच होता है ह्यूमन सेल सरफेस पर। ओके, और वो वहाँ पर क्या करवाता है? इन्फेक्शन कॉज करवाता है, शुरुआत करवाता है इन्फेक्शन की। जैसे कि हमारे पास है म्यूटेंट्स ऑफ नज़ेरिया गोनोराई डेट डू नॉट फॉर्म पेलाई आर नॉन पैथोजिनस। लेकिन अगर हम नज़ेरिया गोनोराई की बात करें तो वो पेलाई नहीं बनाता, तो इसलिए उसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास नॉन पैथोजन है, यानी कि ये डिजीज़ कॉज नहीं करते। और दूसरा, आप लोग को पता है कि सेक्स पिलाई जो है वो क्या कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है? कंजुगेशन के प्रोसेस में, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ओके, तो अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है, वो है हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स। जी, तो ग्लाइकोकैलिक्स हमारे पास एक स्लाइमी लेयर होती है। ग्लाइकोकैलिक्स इज़ अ पॉलीसेक्राइड्स। ओके, यहाँ लिखा हुआ है पॉलीसेक्राइड है कोटिंग दैट इज सिक्रीटेड बाय मैनी बैक्टीरिया।
कौन सिक्रीट करता है? बैक्टीरिया खुद ही सिक्रीट करते हैं और ये कवर करते हैं सरफेस को लाइक अ फिल्म। ओके, एंड अलाउ द बैक्टीरिया टू अडेयर फर्मली टू वेरियस स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, उनको अटैचमेंट चाहिए होती है। मैंने जैसे आप लोग को बताया, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप होता है वो होता है अडेरेंस का, कि बैक्टीरिया चिपक जाए ह्यूमन टिश्यूज़ के साथ। तो वो हमारे पास कौन कर रहे थे, आप लोगों ने देखा था, कैप्सूल कर रहा था। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो स्लाइम लेयर जो है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं, कि इसका भी यही हमारे पास रोल है। ये क्या करवाता है? एडहेयर फर्मली, यानी कि ये चिपकाता है बैक्टीरिया को कहाँ कहाँ, कुछ स्ट्रक्चर पर, जैसे स्किन हो गई, हार्ट हो गया, हार्ट वॉल्व और प्रोस्थेटिक जॉइंट्स जो होते हैं, कैथेटर वगैरह से जो बैक्टीरिया को चिपकाता है, वो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया किसके थ्रू चिपकता है? ग्लाइकोकैलिक्स के थ्रू। जो कि हमारे पास क्या है? एक स्लाइमी लेयर है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा जो है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि कॉज करवाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन सिस्टिक फाइब्रोटिक पेशेंट में। अब कैसे करवाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन? विद हेल्प ऑफ दी ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको हम स्लाइम लेयर कह रहे हैं। और ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रोड्यूस स्टेन ऑफ, ये सारी डिस्कशन जो है आपकी मर्जी, याद करो ना करो इसमें, ये क्योंकि ये सब हम जो है वो ह्यूमन माइक्रोबायोम में अच्छे से पढ़ लेंगे। बस आप ये याद रखो कि ग्लाइकोकैलिक्स एक जो है वो बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू वो बैक्टीरिया जो है किसी भी वेरियस स्ट्रक्चर पर जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, डिहेयर करवाने में हेल्प करता है। जी, तो बैक्टीरियल स्पोर में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये हाईली रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं ये हाईली रेजिस्टेंस होता है और फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्स कंडीशन। अब ये बनते हैं स्पोर, बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, लेकिन बनते कब है? एडवर्स कंडीशन में। अब एडवर्स कंडीशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन जिसके अंदर डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन हो, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो बैक्टीरिया की वो कम मौजूद हो, या उनको सुटेबल या फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिले, उनको जो चीज़ चाहिए ग्रोथ करने के लिए वो ना मिले, तो बैक्टीरिया जो है वो क्या बना लेते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं। और ये हाईली रेजिस्टेंस होता है। ये कौन बनाते हैं? मेडिकली टू जनरा ऑफ द मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होती हैं, जिसको हम बैसिलाई या और जो है वो हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, जो क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कब बनते हैं? डिप्लीटेड द स्पोर्स फॉर्म इनसाइड द सेल। कहाँ पर बनेंगे? सेल के अंदर बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, किस तरह से बनते हैं ये आपकी बुक में जो है वो पिक्चर भी दी हुई है, वो अच्छे से मैं आपको समझा दूँगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिमार्क रेजिस्टेंस ऑफ द स्पोर टू हीट, डिहाइड्रेशन, रेडिएशन एंड केमिकल्स। तो जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों से होते हैं? हीट से भी उनको कोई फ़र्क नहीं होता, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी कम होगा तो तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं होगा, रेडिएशंस और केमिकल्स वगैरह से भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे इनसे। This resistance may be mediated by dipicolinic acid, a calcium ion chelator found only in spores। अब ये जो रेजिस्टेंस ये गेन करते हैं, कैसे जो है वो उनके पास इतनी रेजिस्टेंस हो जाती है? तो वो विद द हेल्प ऑफ दी डाइपाइकोलिनिक एसिड होता है इनके पास। ये एक कैल्शियम आयन चिलेटर मौजूद होता है। ये कहाँ पर होता है? स्पोर्स के अंदर हमें देखने को मिला है। ये जो रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस क्यों है स्पोर? विद द हेल्प ऑफ द डाइपाइकोलिनिक एसिड है। वंस फाउंड द स्पोर्स हैज़ नो मेटाबॉलिक जो है वो एक्टिविटी। यहाँ पर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्पोर्स के अंदर कोई फंक्शंस नहीं हो रहे होते, ये बहुत सालों तक ऐसे ही पड़ा रह सकता है। लेकिन आप ये देख लें कि जर्मिनेशन इनटू द पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरियल सेल्स अकर। तो जब हमारे पास क्या होगा? जर्मिनेशन होगी, वो जो बैक्टीरिया होगा वो पोटेंशियली क्या हो रखता होगा? पैथोजेनेसिस होगी, यानी कि वो डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखता होगा। ठीक है, वन स्पोर जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू वन सेल के अंदर। तो आप इसको रिप्रोडक्शन का नाम नहीं दे सकते, नॉट अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक स्पोर एक सेल में ही कन्वर्ट होता है। ये द मेडिकली इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर लाइज इन दियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस टू हीट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट से जो है वो रेजिस्टेंस होता है। और अगर हमें इनको मारना हो, यानी कि स्पोर्स को ख़त्म करना हो, तो वो विद द हेल्प ऑफ द स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है। उससे जो है वो हम एक बैक्टीरियल स्पोर को ख़त्म कर सकते हैं। वो हमारे पास प्रोसेस होता है ऑटोक्लेव, और 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम 15 मिनट के लिए उनको देते हैं। स्टीम होती है असल में, ये ड्राई हीट
ड्राई हीट नहीं होती, स्टीम हीट होती है, ठीक है। वो 15 मिनट के लिए हमने देना होता है। तो ये इससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यही हमारे पास क्या था, बैक्टीरियल स्पोर्स की कहानी थी। अब हम यहाँ पर पिक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से बैक्टीरियल स्पोर्स फाउंड होते हैं या बनते हैं। जी, तो इस इमेज में आप लोग देखेंगे कि सिंपली ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल न्यूक्लियोइड आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों न्यूक्लियोइड हैं। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा सा न्यूक्लियोइड जो है वो सेपरेशन आ जाएगी, एक सेप्टम बन जाएगा, यानी कि सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद ये एक सर्कुलर फॉर्म करेगा। ये सर्कुलर जिसके ऊपर लेयर आई है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जिसको हम सेल वॉल जो है वो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। अब ये बनने के बाद फिर ये क्या करेगा, केराटिन कोट ले लेगा। केराटिन कोट आपको ग्रेइश कलर में दिख रहा है, तो ये केराटिन कोट बना के ये फ्री हो जाएगा, यहाँ से बैक्टीरिया के जो सेल है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्पोर फॉर्म होता है। अब ये केराटिन कोट जो है वो क्या है, ये हमारे पास इसको एक्स्ट्रा जो है वो रेजिस्टेंस बना देता है, ठीक है जी। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आगे मूव ऑन करते हैं जी। तो यहाँ पर आप लोग को एक टेबल दिख रहा होगा कि इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पोर्स एंड दे आर मेडिकल इम्पॉर्टेंट। तो ये आप चाहो तो आप याद कर लो, अदरवाइज़ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज़ अभी हम चैप्टर 2 पर हैं। आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको और डिटेल समझ आती जाएगी। तो आप लोग चाहो तो याद करो, वरना मैं आपको सजेस्ट नहीं करती कि अभी आप ये चीज़ याद रखें, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पर्ट्स, तो पर्स आप लोग पढ़ सकते हैं, एज अ समरी है। ये सब वही है जो मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है, उसकी कुछ समरी लिखी हुई है, एज अ पर्ल्स हैं जो कि आपने अच्छे से याद रखने हैं। तो इन सब के अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से याद करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।